हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट स्टार्टवे। तो दोस्तों, मैंने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वो मैंने फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। जो संघवाद है उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अमेरिका के संघवाद से और भारत के संघ से किस प्रकार से दोनों अलग है। ठीक है, भारत में यूनियन वर्ड का प्रयोग किया गया है और अमेरिका में फेडरलिज्म का प्रयोग किया गया है। अब उसी संबंधित हम आज समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। उसमें भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों आएंगे, क्योंकि ये समझना हर किसी इंसान के लिए यानी कि हर किसी नागरिक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे मैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए। संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। 1982 के एशियाई खेल भारत में हुए। समाज वैज्ञानिकों की टीम ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है। संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों को घोषणा पत्र कहा जाता है। अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार की नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और इसको उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। सरकार के विभिन्न अंग अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों को आनंद कर सकते हैं। भारत में 1928 में मोतीलाल नेहरू ने समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इनका उल्लंघन न कर सके। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना होता है। सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1986 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। अब उसी कड़ी में आगे चलते हैं। यह मैं आपको सब बता रहा हूँ किस प्रकार से एक संविधान में आपको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों की घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। यानी कि दोस्तों, ये माना जाता है कि जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है उसमें जितने अधिकार किसी नागरिक को दिए गए इतने अधिकार किसी भी संविधान में किसी नागरिक को नहीं दिए गए हैं। वो आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी, उसी से संबंधित वहाँ पर अधिकार लागू किए गए। दक्षिण अफ्रीका का संविधान नस्ल, लिंग, गर्भाधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए कुछ अधिकार गरिमा, निजता, श्रम संबंधित समुचित व्यवहार, समुचित आवास, बुनियादी और शिक्षा व सूचना प्राप्त करने का अधिकार आदि है। ये सब किसमें है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान में। भारत के संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान में दो बातों का उल्लेख है कि प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। भारतीय संविधान में समता के अधिकार में कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण 14 में वर्णित है। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, इसी की प्राप्ति हेतु आरक्षण की नीति है। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। यानी इन आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं आर्टिकल 16 का क्लोज 4। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। संविधान के अनुच्छेद 16 में रोजगार के अवसरों की समानता का वर्णन है। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत व अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत की बात की गई है। संविधान के अनुसार शिक्षा और सेना के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने पर उपाधि प्रदान करने की छूट है। ठीक है, संविधान के भाग 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में कर्मानुसार भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने व सभा करने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, ये सब अधिकार किस में दिए गए हैं? हमारे आर्टिकल 19 में दिए गए हैं।
भारत में कहीं भी आने जाने का, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का, कोई पैसा सुनने और व्यापार करने का अधिकार शामिल है। यानी दोस्तों आप कहीं पर भी रहकर अपना व्यापार कर सकते हैं और अपने किसी भी हिस्से में भारत के बस सकते हैं, जहाँ तक कि वे हिस्से किसी रूप से प्रतिबंधित ना किए गए हो, या यानी कि कोई एसटी वगैरह का जो क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, उस पर कोई रोक न लगाई गई है। भाषण की स्वतंत्रता पर कानूनी व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया है। सोमनाथ लाहिड़ी के मुकदमे में संविधान के अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, 21 के कै में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जब तक न्यायालय किसी को दोषी न करार दे तब तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। ठीक है दोस्तों, न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान में 3 अधिकार दिए हैं। एक, अपराध, एक बार सजा, कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं करना, और स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं करना। यानी किसी एक अपराध के लिए किसी को भी 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, और किसी को भी अपने ही प्रति गवाह बनने के लिए दबाव नहीं किया जाएगा। बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार की अर्थपूर्ण बनाया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 व 24 में मानव के दुर्व्यवहार, बंधुआ मजदूरी व बाल श्रम से 14 साल से कम जितने व्यक्तियों पर रोकथाम शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी जीवन जीने का अधिकार की घोषणा 21 में की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आस्था और प्रार्थना की आज़ादी है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता के साथ ही कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, उसका पालन करने का अधिकार है, जिसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कारण है कि सरकार सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है, कारण कि सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है और उस पर कोई रोक है कि किसी प्रकार के धर्म को आहत न पहुंचाए। भारत का कोई भी राज्य के धर्म नहीं है। ठीक है, भारत में राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, और न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है, इसलिए अल्पसंख्यकों को अपना संस्कृति बनाए रखने का मौलिक अधिकार है। बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं है। सरदार रघुवीर सिंह ने मामले में यह कहा था, किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक माना जाता है यदि वह धर्म, भाषा और संस्कृति के रूप में पिछड़ा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मक संज्ञा दी है। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन पर किए जाने पर सीधे उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का अगर कोई अधिकार से वंचित किया जाता है तो वह सीधे उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 के तहत अल्पसंख्यकों को भाषा, संस्कृति के संरक्षण के साथ ही शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण तथा अनुच्छेद 21 में जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 22 में अभियुक्तों को और सजा पाए गए लोगों के अधिकारों के बारे में वर्णन है। किसी व्यक्ति को केवल आशंका के आधार पर वह कोई और गैर कानूनी कार्य करने वाला है बिना किसी प्रक्रिया के गिरफ्तार करना निवारक नजरबंदी विरोध, जो कहीं ना कहीं इससे संरक्षण दिया गया है। निवारक नजरबंदी की अवधि अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र के विद्रोही तत्वों से निपटने का हथियार है। ठीक है, तो नजरबंदी भी किया जा सकता है, वो केवल सरकारी निर्णय लेगी अगर आप उनको लग रहा है कि किसी प्रकार का असामाजिक तत्व विद्रोह कर रहे हैं कुछ भी। न्यायालय द्वारा जारी रिट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण, ये रिटें जारी की जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपनी कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करे और इससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रभावित हो तो न्यायालय परमादेश जारी करता है।
जब कोई निचले अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कार्य करता है तब न्यायालय उस प्रेक्षण रिट जारी कर सकते हैं। यदि कोई निचले अदालत अपने अधिकार के क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करे तो न्यायालय उच्च व उच्चतम निषेध आदेश जारी करता है। यदि कोई व्यक्ति बिना कानून के हक के कोई पद धारण करे तो न्यायालय अधिकार पुरुष जारी करता है। 1983 में 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स अधिकारों को हनन के विरुद्ध निगरानी करती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश और 2 सदस्य मानवाधिकारों के संबंध में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले होते हैं। मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहले किसी पीड़ित की याचिका पर जांच कर सकते हैं, परंतु उसे स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग अनुच्छेद 4 में 36 से 51 तक वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, मतलब यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायालय पालिका द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये केवल राज्यों के लिए निर्देश है। नीति निर्देशक तत्वों के पीछे नैतिक शक्ति है। नीति निर्देशक तत्वों में 3 प्रमुख बातें हैं। वह लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज स्वीकार करे, मूल अधिकारों को अलावा नीति निर्देश रूप में सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पंचायती राज व्यवस्था प्रमुख है। ये इसी से संबंधित है। 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, अब उसे संबंधित मूल कर्तव्यों में संविधान का पालन, देश की रक्षा करना, भाईचारा बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना आदि शामिल है। मूल अधिकार सरकार की कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व से कुछ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य है लोगों को कल्याण करना, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय उन्हें प्राप्त हो, जीवन के स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, पर्याप्त जीवन यापन, समान काम, समान मजदूरी, काम का अधिकार, बाल व्यवस्था में शिक्षा आदि। नीतियों के निर्माण से संबंधित समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, मद्यपान निषेध और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने के फैसले के विरोध का आधार था। संपत्ति का मूल अधिकार, कार्यपालिका और न्यायपालिका का परस्पर विरोधी दृष्टिकोण था। न्यायालय मूल अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध न लगा सकते। सरकार के अनुसार नीति निर्देशक तत्व हेतु प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। केशवानंद भारतीय मुकदमे मामले में 1973 में यह कहा गया है कि सरकार संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकती। मूल अधिकारों नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंधों पर उठे विवाद का कारण मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण मूल अधिकार था। केशवानंद ने भारतीय मामले में संविधान के मूल ढांचे को तत्व नहीं माना और कहा कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है संपत्ति के अधिकार को। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, उसे मूल अधिकार से हटाकर। ठीक है, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी जो थे फुले की रचनाओं में विचार है अधिकारों के में स्वतंत्रता समानता दोनों ही नीत है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये सभी हमारे संविधान में अधिकार दिए गए हैं एक नागरिक को, वे आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपको नए नए वीडियो के लिए अपडेट कराता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।